दोस्तों, आज 3 जगह के बाईपोल के इलेक्शन रिजल्ट आए थे और एक दतिया मध्य प्रदेश, एक गुजरात की सीट थी और एक थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज चर्चा का विषय भी है, जिस पर मैं बात भी करूंगा। वो थी बांकीपुर की, बिहार की। ठीक है, मतलब आप ये सोचो कि 8 महीने पहले वहाँ चुनाव हुए हैं, भाजपा ने वहाँ पे पूर्ण बहुमत हासिल किया है। 202 सीटें उन्होंने वहाँ पे जीती हैं और जो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं नितिन नवीन, वो राज्यसभा शिफ्ट हुए क्योंकि उन्हें नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया, तो वो सीट बाईपोल में गई और आज वहाँ पे प्रशांत किशोर ने उन्हें हरा दिया, या जन स्वराज ने हरा दिया 19,324 कुछ वोट से। ठीक है, तो ये घटना है पूरी। बाकी एक दतिया में हारे हैं लोग, जहाँ पे नरोत्तम मिश्रा वाला आपने केस सुनाई होगा कि उनकी आनंद फानंद में सीट काट दी, अब दी। ऑल्दो वो पारंपरिक सीट नहीं थी उनकी, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे हारे हैं। ठीक है, और एक गुजरात की थी, तो गुजरात तो लेबोरेटरी है, वहाँ पे तो वो हारते ही नहीं बीजेपी वाले कुछ, तो वहाँ पे वो लोग जीत गए। ठीक है, जो प्रशांत किशोर वाली सीट है बांकीपुर है, वहाँ के वो नए विधायक बने हैं। इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ और एक मैसेजिंग भी है इसमें, क्योंकि भाजपा के दिन आजकल अच्छे तो नहीं चल रहे हैं। मतलब किसी से भी पूछ लोगे ना, कोई आंख बंद करके बता देगा कि नहीं, फिलहाल तो बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे हैं इन लोगों के। और इशू क्या था बेसिकली कि किस वजह से वो हार गए। 19,000 वोट से हार है, मतलब काफ़ी बड़ी हार है। और बड़ी हार वो तब और ज़्यादा बन जाती है जब वहाँ के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं नितिन नवीन हैं, आपके 31 साल से, मतलब उनके पिताजी और फिर नितिन नवीन जी, ये लगातार जीतते आ रहे हैं। 31 साल का रिकॉर्ड था। मतलब 2015 की आप देख लो, जब भाजपा अकेली रह गई थी ऑलमोस्ट, जब जेडीयू और आरजेडी ने अलायंस किया था, तब भी वो बांकीपुर की सीट नहीं हारे थे, तब भी वो जीत गए थे। 55 या 55 कुछ सीटें आई थी इनको, फिर भी जीते थे। ठीक है, लेकिन आज हार गए, केंद्र में सरकार होने के बावजूद, राज्य में सरकार होने के बावजूद। ठीक है, और नेशनल प्रेसिडेंट का वहाँ होने के बावजूद। ठीक है, तो उसमें एक मैसेजिंग है, उसको डिनाई मतलब नहीं किया जा सकता, और हो सकता है कोई करे भी, तो मैं तो नहीं करूँगा उसको डिनाई, कि जो फैक्ट तो यही है कि हार गए। प्रशांत किशोर, जिनको एक सीट नहीं मिली थी 8 महीने पहले, खुद वो चुनाव नहीं लड़े थे, और शायद इसीलिए नहीं लड़े होंगे कि उनको भरोसा होगा कि नहीं जीत पाऊंगा कहीं से, तो नहीं लड़े थे। लेकिन इस बार वो चुनाव जीत गए, विधानसभा में जाएंगे, और जो एक काम वो लगातार करते आ रहे हैं कि सम्राट चौधरी को, जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, उनको घेरते हैं वो लगातार। ठीक है ना, आज भी उन्होंने वही बोला, पिछले 30 दिन से भी वही हल्ला मचा रहे थे। सम्राट चौधरी के पीछे बेसिकली वो पड़ चुके हैं पूरी तरह से। ठीक है, तो 2-3 कारण उसमें देखते हैं कि कौन सी ऐसी स्पेसिफिक वजह है जिसकी वजह से बीजेपी वहाँ जीत नहीं पाई, जबकि काफ़ी जोर मारा गया एंड टाइम पे, लेकिन उसके बावजूद सीट वो निकली नहीं। देखो, 2-3 इशू ऐसे चल रहे हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो बांकीपुर का जो वो है ना, जो कॉम्पोजिशन है वहाँ की पॉपुलेशन का, 45% से ज़्यादा वहाँ सवर्ण होते हैं। और ऐसा हम मान के चलते हैं कि सवर्ण वोटर है तो बीजेपी का कोर वोटर हो गया, तो उसको वोट भी देगा। लेकिन वहीं पे तो मात खा गया आज बीजेपी वाले और नहीं जीत पाए बेसिकली। ठीक है, तो देखो, अब लॉजिकली अगर ऐसे सोचो कि एक तो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ था। ठीक है, 34-35 कुछ था, या पिछली बार से 6-7% वोट कम पड़े थे। एक इशू आपको याद होगा, जब क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी बने थे, तब गोरखपुर की सीट भी वो एक बार ऐसे ही हार गए थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बने थे, उनकी सीट खाली हुई, सांसदी का चुनाव हुआ, तो बीजेपी नहीं जीत पाई थी वहाँ से। ठीक है, इस तरह से बोला जा सकता है एक पर्सपेक्टिव में। जबकि दूसरा पर्सपेक्टिव इसमें क्या होता है कि जो पार्टी की सरकार होती है वो यूजुअली उपचुनाव जीत जाती है। ठीक है ना, क्योंकि जनता को भी पता है कि कुछ इस सीट पे अगर हमने निर्णय अगर बदल भी दिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो बेहतर है कि सरकार के साथ जाओ, ताकि सरकार की निगाह टेढ़ी ना हो जाए उनकी तरफ कैसे भी करके। ठीक है, तो यूजुअल यही कंपोजिशन रहता है और जीत जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। अब आते हैं कारणों पे कि कारण क्या रहे। एक कारण, जैसे अभी जो नीट वाला इशू बना था, उसकी पेनिट्रेशन जेनजी में या पूरी सोसाइटी में अगर मैं बोलूँ तो मैं बहुत ज़्यादा, मैं पर्सनली नहीं मानता हूँ कि हाँ वो उसने मतलब झकझोर दिया एकदम। आखिरी 3 दिन के कैंपेन को हटा दो, जिसमें पैसा डाल के इन्होंने हर सेलिब्रिटी से ये करवाया वो करवाया, लेकिन नैरेटिव बना, वो नैरेटिव वो बन गया। दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट इशू था, जो पिछले फरवरी से चलते आ रहा है, वो थे यूजी के गाइडलाइंस। जो यूजीसी के गाइडलाइंस आए थे उसमें, तो ये विद इन द कैंपस जो कोई स्टूडेंट है SC ST कम्युनिटी का, पहले उनके लिए होता था, उसमें फिर OBC को भी इन्होंने ऐड कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट जो जनरल कैटेगरी है उसके ऊपर बात आ जाती, यानी कि बाय डिफॉल्ट तुमने मान लिया कि यही ऑपरेसर हो गए, बाकी के ऑपरेस्ड हो गए। ठीक है, अब क्योंकि इस सीट पे 45% जनरल कैटेगरी का वोटर है। देखो, अब ये हकीकत है इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं ऐसे अगड़ा पिछड़ा आगे पीछे की बात करूँ वो यूजुअली मैं नहीं करता हूँ, लेकिन अब पॉलिटिक्स ही वैसे होती है तो डिटेल बताना जरूरी है। ठीक है, तो वो इशू धीरे धीरे ऐसा प्रॉप अप होते गया, तो एक मोमेंट में आके ऐसा होने लगा और ये नैरेटिव बना और ये लोगों तक पहुंचा भी है। मैंने यूजीसी पे वीडियो बनाया है, उसमें जब नीचे के कमेंट मैंने पढ़े हैं या बाकी लोगों के जब मैंने बात करी है जो बड़े यूट्यूबर हैं और वो हैं,
वो डिस्कंटेंट नीचे तक गया है, वो वाला जनरल कैटेगरी वाला, ठीक है। दूसरा कि जो नीट पे जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनका इस्तीफा सब मांग रहे थे, इवन बीजेपी के लोग ही मांग रहे थे जो मतलब समर्थन करते हैं उसका, उसकी पॉलिसीज़ का किसी का भी, तब सरकार नहीं मानी। लेकिन ऐसे ही फर्जी तिलचट्टे कॉकरोच कहीं से आ गए और उनको विक्ट्री थमा दी, इस्तीफा भी हो गया, अब सारी चीज़ें हो गई, ठीक है ना। आरोप बेसिकली ये लगता है कि जनरल कैटेगरी के वोटर को जो फॉर ग्रांटेड ले गई बीजेपी, ठीक है, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा बैकफायर कर रहा है। और वही सेंटीमेंट है सोशल मीडिया में, सब वही बातें ही कर रहे हैं, कुछ अलग या स्पेसिफिक बात नहीं है, बात वही है सारी कि हाँ वो जो डिसकंटेंट है विद इन द जनरल कैटेगरी वो अब पेनिट्रेट कर रहा है वो। और यही सबसे बड़ा सिग्नल भी है मतलब बीजेपी के लिए कि भैया उन्हें सोचना पड़ेगा एक बार फिर से कि जिनका नारा बेसिकली है और जिस पे वो चलते हैं कि जैसे जो हिंदुओं वाला था कि बटोगे तो कटोगे, ठीक है ना, वो 80% हिंदुओं की बात करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अलग कर देगा किसी को, पॉइंट वो नहीं था, लेकिन हिंदू आइडेंटिटी को लेके जो बीजेपी चलती है और आज जो बीजेपी उसकी पॉलिसीज़ में दिखती है उसमें लोगों को अब डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। मैं पर्सनली नहीं बोलूँगा उसमें बहुत ज़्यादा, मैं वो बता रहा हूँ जो एनालिसिस मैंने पढ़ी है, समझी है, सुनी है, उसमें क्या चल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा उसे अभी भी नहीं मानता हूँ कि वैसा नहीं है असल, लेकिन हाँ ये है कि जब 3-4 इशू क्लब कर जाते हैं तो वो एक ऐसी कॉकटेल बना देते हैं कि एंड में फिर बांकीपुर में इनकी हार हो जाती है, ठीक है। तो ये है बेसिकली। और सबसे एक जो अच्छी क्या मतलब अजीब बात ये हुई है कि बीजेपी जो कैंडिडेट था उनका जो सिलेक्शन इन लोगों ने किया वो 2 कैंडिडेट थे बेसिकली, पहले एक को बनाया उसको हटा के फिर दूसरे को बना दिया। चुनौती बेसिकली सारी ये है कि नेशनल प्रेसिडेंट के होने के बावजूद वहाँ पे एंड टाइम तक ये लोग ये नहीं डिसाइड कर पाए कि उनका फाइनल कैंडिडेट कौन होगा या जो लड़ेगा वहाँ से, ठीक है। तो लीडरशिप क्राइसिस जो बहुत जगहों पे हमें दिख रहा है आज के टाइम पे, मुझे दिखता है टॉप लेवल पे भी, मिडिल लेवल पे भी। अब मैं मोदी अमित शाह उनसे जो बड़े लोग उनसे ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ एनालिसिस बता रहा हूँ अपनी आपको, ठीक है। तो लीडरशिप क्राइसिस है कि जब नीचे के लेवल पे जब क्राइसिस आती है कि हर बार मोदी के ही नाम पे जीतोगे, हर बार अमित शाह, RSS और ये ऑर्गेनाइजेशन दम लगा के जिता देगी पूरे चुनाव को, तो वैसा हर बार नहीं होगा। कैंडिडेट्स के खुद के भी ऐसे क्रेडेंशियल्स हों जहाँ वो वोट को पुल कर पाए, ठीक है। तो ये छोटा सा एनालिसिस है इसका, बाकी अगले वीडियोज़ में मिलते हैं। आप लोग नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को।